केंद्रीय बजट के ऊपर आज बलौदाबाजार के जिला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। सुनिए रिपोर्ट। प्रासंगिक हूं मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। रायगढ़ जिला से जिला में 17 किलोमीटर दूर बायकर के गांव, वहां मैं पैदा हुआ। और जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई है और मैं गांव के सरकारी स्कूलों में, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाई किया। प्राइमरी स्कूल अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर हम लोग साइकिल से जाते थे। पूरा गिट्टी का सड़क होता था और हर चौक पे पंचर की दुकान होती थी। शिवरतन भैया हंस रहे हैं। तो वैसे सब जगह का हाल था। लगभग अटल जी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पहले लगभग पूरे ग्रामीण भारत में ऐसी ही हाल था। तो ऐसे जाते थे हम लोग। और स्कूल जो है उस समय सर्व शिक्षा अभियान नहीं आया था अटल जी का, तो स्कूल के बिल्डिंग नहीं बने होते थे, खपराइल की छत होती थी। और जैसे पानी गिरता था, पानी चुहत रही से वो गांव के स्कूल में, और तुरंत पानी भर जाए, छुट्टी हो जाए। तो हम लोग बहुत खुश रहते थे। इसी स्कूल में बहुत जल्दी ज्यादा छुट्टी मिलता है, हमको दुख नहीं होता। और उस समय कोई चपरासी नहीं होता था स्कूल में, कोई पियोन, कोई रसोईया, कोई भृत्य वगैरह कोई नहीं रहता था। बच्चे ही साला नायक, कक्षा नायक के पास ही चाबी रहती थी। हम ही लोग जाते थे, हम ही लोग झाड़ू लगाते थे और फिर रात से ब्लैक बोर्ड को रोज जाके पोतते थे। तवाक गुरुजी चाक मिट्टी से लिखता था। ऐसे स्कूल रहता था। बेंच छोड़ो, टाटपट्टी छोड़ो, दरी छोड़ो, सब लोग अपने अपने झोला में, बस्ता में, अपने अपने बस्ता में प्लास्टिक का बोरा ले लेके भर के जाते थे। उसी को वहां बिछाते थे, उसमें बैठ के पढ़ते थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा मैं। अपने मिडिल स्कूल की पढ़ाई की बात मतलब 1992-93 के आसपास की बात बता रहा। ऐसे ही लगभग भारत का। और कोई भृत्य नहीं होता था। चाबी हम लोगों के पास रहती थी। जिस दिन कम पानी गिरा रहता था हम लोग पहले ही स्कूल पहुंच जाते थे, देखते थे कि भरा है कि नहीं भरा है। और नहीं भरा रहता, नहीं भरे रहे ना, तो सामने में बोली रही से ढेर ढेर से पूरा लाख के भर गए। ओकर बाद 9वीं से 12वीं पढ़े हुए में हम दूसरा तरफ के थे, दूसरा गांव में। तुम्हारा जब गए तो वहां पे मैथ्स के, जब हम 12वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं तो न मैथ्स के लेक्चरर, न फिजिक्स के लेक्चरर, न केमिस्ट्री के लेक्चरर, न बायोलॉजी के लेक्चरर, न हिंदी के लेक्चरर, एक लेक्चरर रही से अंग्रेजी के बस। और जब 12वीं कक्षा में पढ़ाते हैं तो गणित के पूरा साल भर में 4 क्लास लगे। उसके बाद 12वीं कक्षा पढ़ के निकले। फिर मैं कॉलेज पढ़े के हिसाब से भिलाई गए। तो भिलाई में आईआईटी के मेडिकल के बहुत अच्छा माहौल रही से सन 2000 के बाद बना, ज्यादा पुराना बात नहीं, सन 2000। तो आईआईटी के मेडिकल के बहुत अच्छा, पीएमटी के आईआईटी के अच्छा माहौल रही से। हमारे कलेक्टर साहब भी शहर से आते भिलाई के, हमारे छत्तीसगढ़ से ये भी एक छत्तीसगढ़ के बेटा है, छत्तीसगढ़ की बहू है। तो वहां पे जब भिलाई में मैं गए तो वहां किताब खोले आईएएस पर। तो ए मार्केट में अनिल बुक डिपो है, ई मार्केट में तिवारी बुक डिपो है, बड़े बड़े बुक डिपो। और मैं आईएएस की किताब खोजे जान तो वहां कोई किताबें नहीं मिले। 50 किताब चाहिए इसे, तो 4-5 किताब बड़ी मुश्किल से मिला। फिर हम सोचे कि चलो रायपुर जाके किताब खोजो। रायपुर आए हम और सदर बाजार में जाके किताब खोजे तो फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 ठाव किताब मिली। ऐसी स्थिति रही से पूरी तरह से। और वैसे स्थिति में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं हमारा भिलाई, हमारा राजधानी रायपुर के हालत बताता हूँ। बलौदाबाजार, रायगढ़, ये गांव की बात तो छोड़, ऐसी स्थिति रही से। अब अपन ऐसा तो फिर मैं सोचे वो माँ के पेंशन के लिए 11 साल के रहे तो हम रायगढ़ जान। रायगढ़ जब जान, माँ के पेंशन 4 साल से नहीं बनत रही से। ओकर नाम कौशल्या है, कुछ कागज में कौशल्या लिखा गई से, सब नहीं के मात्रा हो गई। ओकर 4 साल से ओकर पेंशन नहीं बनत रही से। तो बीओ ऑफिस जान, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के जो ऑफिसर थे, विकास खंड शिक्षा अधिकारी के, नौकरी 11 साल के रहे बड़ी मुश्किल से। तो अगर पेंशन के प्रकरण नहीं बनत रही, फिर एक दिन कलेक्टर कर गए। कलेक्टर डीओ ला बुला के, डीओ रहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, वो ला बुला बहुत डांटी
और तुरंत वो माँ की पेंशन बंद की। तो मैं मन में सोचे भाई ये कलेक्टर तो दो चीज होते यही बनना पड़ेगा। वो कभी बहुत मुश्किल से 11 साल के रहे वहां। उसके बाद जैसे स्कूल में पढ़े में बता दें कि भाई वो खबरा गुरुजी नहीं कुछ नहीं, तो लेकिन मैं आईएएस बने वो कहाँ पढ़ना जरूरी है, जाके मैं 2-4 आदमी गांव में कहा पढ़े लिखे रहे हैं, एमएससी करते हैं तो मतलब पूछ पाछ के समझे। हम लोग 8वीं 9वीं में रहे समझ में कि भाई कुछ मैगजीन आते हर महीना जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे लोग। और मैं 8वीं क्लास 9वीं क्लास पढ़ते रहे टिकली कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब में जाकर रायगढ़ में खोजा। और रायगढ़ में जाए वक्त चपले तक बस में जान, फिर ट्रेन पकड़न, ओखनी कोई आवागमन कोई साधन नहीं। और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में एक ठेला रही से और मैगजीन बेचे, पत्रिका बेचे, ओवर में हर महीना खरीद के लाना और पढ़ा या आईएएस के करना है। ऐसे करते करते मैं 12वीं कक्षा पढ़े, बताया मैं गुरुजी ने कुछ नहीं कैसे नहीं, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश में हिंदी अगर अलग कर दिया, हिंदी सब्जेक्ट अलग, तो मैं जानबूझ के मतलब थोड़े गड़बड़ हो गए इस नंबर में, ओकर बोला अलग कर दिया तो मैं मध्य प्रदेश के टॉपर रही, हिंदी अलग कर दिया। दूसरे गांव में उसी स्कूल में पढ़े और हिंदी में बोला 67 नंबर मिले रही से 100 तो रिवैल्यूएशन में दें तो फिर रिवैल्यूएशन नहीं हुई, काउंटिंग हो के प्रोविजन हो गई। तो आप बोला आश्चर्य हुई, मैं वही गांव में 12वीं पढ़ के हाई कोर्ट जबलपुर में केस कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि वो पेपर में गलत जाके। तो अच्छा कॉन्फिडेंस जब से मैं 12वीं कक्षा पढ़ के निकले तो वो बाबूजी सरकारी नौकरी में प्राइमरी स्कूल में गुरुजी तो कर जगह में मिला अनुकंपा में सरकारी नौकरी मिल सकत थी, अनुकंपा नियुक्ति जो तो मोर 12वीं के बाद अनुकंपा नौकरी मिल सकत थी, लेकिन मोर चौथी पढ़ी हुई मां थी कि बेटा ये छोटे नौकरी चक्कर में मत पड़, जिंदगी में कुछ बड़ा कर। और ये बोला कि इसकी जब बाहर कुछ मेहनत कर पढ़ाई कर ओकर में आई तैयारी में आ गई। जब मैं 17-18 साल के रहे, फर्स्ट ईयर में रहे, जब फर्स्ट ईयर में रहे तो मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ के एक दिन पहुंच गए दिल्ली में, फिर आईएसबीटी से बस पकड़ के पहुंच गए देहरादून, और देहरादून में खुला जीप में लेके पहुंच गए मसूरी लाइब्रेरी पॉइंट, और वहां से रिक्शा से लवासना के गेट पे। मैं 17 साल के रहे पड़े 17-18 के। और मैं सोचे कि भाई आईएएस बनना है तो आईएएस के ट्रेनिंग कहाँ होते तेरा देख के आया जाए, ये सोच के पहुंच गए घर और दोस्त तरीके से भिलाई के। तो तू जहां पहुंच गए वहां गार्ड हम लोग घुसा नहीं, यहाँ आईएएस लोग ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ तो लोग नहीं जा सकते, ऐसे के हट गई। तो मैं मन में बड़ा दुख लगा, आंख से आंसू निकल गए, लेकिन मैं उस तरह सोचे कि बेटा मैं हम वापस यहाँ आईएएस बन के यहाँ कई सैल्यूट करके दरवाजा खोल कर गए। फिर मैं दिल्ली में सब किताब इकट्ठा करें 17-18 साल की उम्र में, कौन एनसीईआरटी, कौन बिपिन चंद्र, कौन सब बेस्ट किताब, पीटी बसु, बीके शर्मा, सब किताब इकट्ठा करें फर्स्ट ईयर में, और सब किताब 3 कार्टून में पैक करके ट्रेन में लाद के पढ़ना चालू करें। दिल्ली जब गए तैयारी करे बार तो एस्बेस्टस के छत के नीचे में मैं रहा, अभी भी हम रात में हैं, हमारे गाड़ी में एसी चालू नहीं कर रहे, तकलीफ भैया पुलिस बड़े गर्मी धूप हो रहा है, धूल आ रहा है, खिड़की को बंद करो, एसी चालू करो। मोहतब के आदत है दिल्ली में एस्बेस्टस के छत के नीचे में मैं रहा, और दिल्ली में कक्का गर्मी पड़ा थी, तो मई महीना जून महीना में आप कल्पना कर सकते हो कि दिल्ली में टॉप फ्लोर में एस्बेस्टस छत नीचे मतलब वात्या भट्टी ब्लास्ट पर में हो जाए। अभी को याद है तब बड़े टावेल में धर के बैठन पड़ेगा तो अक्की पसीना निकले कि पूरा टावेल पोछत भीग जाए। ओकर बाद एस्बेस्टस के रूम में मैं चेंज कर डबल रूम में रहना पड़ा, तो वो चेंज करें, सिंगल रूम मिला थोड़े सस्ता में पटेल चेस्ट में, तो वहां रूम ले, ऐसे रूम लगे मेन लेन जो सस्ता मिला जेकर किनारे में सीधा कब्रिस्तान मोर रूम खासकर के आखिरी रूम रही से, और मोर रूम के दीवार और कब्रिस्तान के बीच में कोई बाउंड्री वाल भी नहीं वो झांके ले पूरा कब्रिस्तान है दिखे, ऊपर ले झांके नीचे खिड़की नहीं थी। और ईसाई बन के रही से फादर मंत्र पढ़े बन के जो बोले वो गॉड फलना ढिमका बोले तो है ना, मोर रूम में एक ही चीज सुनाई दे, एक ही चीज सुनाई दे, जो बोले तो सुनाई दे, ऐसे जगह में मैं
ये मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तरफ जीवन में बहुत सारा खराब परिस्थिति रही और दूसरा तरफ बहुत जुनून रही, तो हमेशा उम्मीद है विपरीत परिस्थिति मन के सामने जीतते, ये जीवन की सच्चाई है। और अच्छा ईमानदारी से मेहनत करें तो बहुत कम उम्र में, सेकेंड थर्ड यंगेस्ट था अपने बैच में, बहुत कम उम्र में 23 से पहले, मैं बतौर आईएएस 23 साल से पहले, 23 साल की उम्र पूरी नहीं हुई थी, 22-23 के बीच में था मैं, और हमारे आईएएस की परीक्षा में सेलेक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक भी हमारे यहाँ से आईएएस सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2005 में पहले आईएएस के रूप में मेरा चयन हुआ। तो जीवन की मैं अपनी अनुभव इसलिए बताया कि जितनी मैं परिस्थिति बताया, मेरे परिस्थिति से यहाँ पर जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं उनमें से मुझे लगता है 90, 95, 98% लोगों की स्थिति मेरे से ज्यादा अच्छी होगी। इतना मैं आराम से बोल सकता हूँ। उस समय गांव में जमीन होता था लेकिन जमीन का मूल्य नहीं होता, लेकिन आज देश भी आगे बढ़ गया, हर गांव आगे बढ़ गया, हर व्यक्ति की स्थिति बदली, हर स्कूल की स्थिति बदली। तो आप लोगों की परिस्थितियां ज्यादा ही अच्छी हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से अपने भविष्य निर्माण के लिए आप काम कर सकते हैं। ये मैं पहला चीज। दूसरा मैं पक्ष में बताना चाहता हूं कि उस समय आज से 30 साल 40 साल पहले जब अखिलेश भैया लोग, शिवरतन जी लोग, हमारे वरिष्ठ लोग अपना जीवन जी रहे थे, अपना युवावस्था में थे, उस समय सरकारी नौकरी छोड़कर अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा संभावना नहीं थी। लेकिन आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अनेकों हजारों लाखों अवसर हैं। पहले लोग सरकारी नौकरी को ही प्रेफर करते थे क्योंकि जो अपने मन से कोई काम धाम करता था उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते थे क्योंकि देश में संभावना ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज बहुत तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। We are the fastest growing economy among the larger economies. आज हमारे इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन का है। 2047 तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो आज लोगों के पास कुल जितना वेल्थ है, संपत्ति है, धन है, उससे $4 ट्रिलियन आज है और अगर $30 ट्रिलियन भी होता तो $26 ट्रिलियन नया वैल्यू क्रिएट होगा, ज्यादा दिन नहीं, आने वाले 20-22 साल में। तो आप लोग जिस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो और आज के युवा पीढ़ी के पास जो संभावना है वो आज से पहले की पीढ़ियों के पास नहीं थी। उस समय लोग नौकरी को प्रिफर करते थे क्योंकि नौकरी में सेफ्टी रहता था कि भाई ये फ्लैट करियर है, नीचे जाना ही नहीं है, तनख्वाह तो उतना मिलना ही है, पेंशन तो मिलना ही है, इसलिए लोग नौकरी को प्रिफर करते थे। लेकिन आज इकोनॉमी बहुत तेजी से ऐसे बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, ऐसे एक ग्राफ होता है, ऐसे जा रहा है, कोई ग्राफ फ्लैट होता है, एक ग्राफ एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ। तो इसलिए अगर आप फ्लैट करिए तो सरकारी नौकरी नहीं है, हो सकता है 5 साल 10 साल आप संघर्ष करोगे, लेकिन 20 साल 15 साल बाद जो सेफ करियर को अपनाएगा उसकी तुलना में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं आज के परिदृश्य को देखते हुए आपके भविष्य के करियर के लिए एक बड़े भाई के रूप में इस सलाह देना चाहूंगा। जो इजी रहता है उसको हम लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं। भाई मैं तो आईएएस की नौकरी छोड़ा, जिक्र कर रहे थे, मैं आईएएस की नौकरी छोड़ा, कुछ सोच समझ के छोड़ा होऊंगा। इतना संघर्ष करके मैं आईएएस के लक्ष्य तक पहुंचा था। 13 साल में कलेक्टर रहा, राजधानी रायपुर का कलेक्टर रहा। जब मैं रिजाइन किया तो राजधानी रायपुर के कलेक्टर से अपने करियर के टॉप से रिजाइन किया। इतना कुछ किया और इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता कि मैं ऐसे ही छोड़ दिया होऊंगा। राजनीति एक पार्ट है, पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा अवसर देती है, लेकिन उसके अलावा भी हर जगह अपॉर्चुनिटी है देश। मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीति से इतर हर जगह अपॉर्चुनिटी है। ये यशस्वी जायसवाल आप देखते हो, यूपी से उठ के मुंबई चला गया, गोलगप्पे बेचा, उल्टी बेचत रही से, गुपचुप बेचत रही से, वैसे करते करते क्रिकेट खेला, इंडियन टीम का ओपनर बैट्समैन रिंकू सिंह आप सब जानते हो। उसको घर वाले बोले कुछ नौकरी कर, तू कब तक खाली बैठा रहेगा। जब उसको ये बोले तो रिंकू सिंह क्या किया, नौकरी खोजने गया, जॉब खोजने गया, तो एक कोचिंग में उसको पोछा लगाने का काम मिला। यूट्यूब पे खुद इंटरव्यू में बोला, कभी यूट्यूब में देखना,
बोले ये तो नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। अब इंडियन नेशनल टीम में वर्ल्ड कप खेलना बड़ी लाभ बैटिंग करता है देखिए। तो इतने किसी भी क्षेत्र में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज युवा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में, बलौदा बाजार भाटापुर अखाड़ा के जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में किया गया और हजारों की संख्या में युवाओं ने यहाँ भाग लिया और उनको बेहतर भविष्य निर्माण की दृष्टि से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। छात्र मांग रहे हैं, निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से विचार किया। आज हमारे बलौदा ऑडिटोरियम में आज केंद्रीय बजट 2026 के विषय पे आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया और प्रसन्नता की बात यह है कि आज इस सेमिनार में विशेष मार्गदर्शन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी पधारे थे और आज बहुत बढ़िया उन्होंने व्याख्या की और हमारे जो युवा आए थे उनको मोटिवेशन दिए हैं। और ये जो केंद्रीय बजट आया है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने का, उनके आधार पे ये तैयार किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी केंद्र सरकार के उनके भावना के अनुरूप यहाँ भी काम कर रही है, योजना भी बन रही है। हमारे छत्तीसगढ़ की पहले जो बजट आया था वो ज्ञान के नाम से आया था, फिर गति के नाम से आया और इस साल के आने वाला बजट भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए आएगा और हमारा प्रदेश भी देश के अग्रणी राज्यों में इनका गिनती होगा। देखिए, आज यहाँ बलौदा बाजार जिले के ऑडिटोरियम में युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें युवाओं के यूथ आइकॉन कहे जाने वाले हमारे प्रदेश के सम्मानीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का यहाँ पे वक्तव्य हम सब ने सुना है। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि केंद्र में लोकसभा में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट का भाषण दिया। उस बजट में युवाओं के लिए, देश की प्रगति के लिए और भारत को कैसे सशक्त एक अर्थव्यवस्था के रूप में ऊपर लाया जा सकता है, उसके लिए एक सशक्त बजट उन्होंने पेश किया था। उसी के बारे में यहाँ युवाओं को इकट्ठा करके जानकारी देने के लिए उनको बुलाया गया था, ताकि वो उस बजट के बारे में उनके लिए क्या क्या है उस चीज़ को समझ पाएँ और उसके हिसाब से अपने आगे की प्लानिंग कर पाएँ। क्योंकि एक युवा ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और युवा अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर रहेगा तो भारत निश्चित ही विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगा। करियर के लिए किस तरीके से गाइडेंस दिए गए? करियर के लिए देखा जाए तो आप देखेंगे कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेज संचालित होते हैं, पीएससी जैसी संस्थाओं को कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से संचालित किया, भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार मुक्त पीएससी जैसी संस्थाओं के लिए उन्होंने लोगों को बताया है, यहाँ के विद्यार्थियों को बताया और आगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। आने वाले बजट जो ओपी चौधरी जी छत्तीसगढ़ का पेश करेंगे उसमें उन चीज़ को बिल्कुल समायोजित करके एक अच्छा बजट युवाओं के लिए प्रेषित करेंगे। इस चीज़ की हमको पूरा विश्वास है। सर के साइड से यहाँ पर जो सर ने जो हमको चीजें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से हम शिक्षा के साथ साथ रोजगार के बारे में सीख सकते हैं। एनईपी में जो सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं उसमें शिक्षा के साथ साथ जो रोजगार उन्मूलन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि उन्होंने संघर्ष के साथ कैसे उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया है, जिसमें कि पढ़ाई को उन्होंने महत्व तो दिया ही दिया है, रोजगार के लिए कौन से अन्य क्षेत्र है जिसमें छात्राएं काम कर सकते हैं और किस तरह से भविष्य में वो उनके आर्थिक स्थिति उनको मजबूत कर सकती है। इस प्रकार की प्रेरणा हमें उन्होंने दी। आज के इस युवा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जो कि पूरे युवाओं का प्रेरणा स्रोत है और उनसे हमें आइडियल भी मिला। बहुत सारी चीज़ें सर जो है अपने जीवन से रिलेट करके किस तरीके से युवाओं में एक जोश, जुनून और ताकत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ निर्मित होती है, उस परिस्थितियों से हम कैसे गुजर कर आगे बढ़ते हैं, ये हमको वित्त मंत्री साहब ने, ओपी चौधरी जी ने हम सभी को आज के इस कार्यक्रम में बताया। साथ ही साथ हमारा मलखम का हम लोग प्रशिक्षक हैं, तो उसके बारे में भी सर ने बताया
कि खेल को भी खेलना उतना ही जरूरी है, ऐसा करके। और माननीय कलेक्टर महोदय दीपक सोनी जी के नेतृत्व से मलखम्ब भी सुचारू रूप से बलौदा बाजार में जारी है।